हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी सीए फाइनल ऑडिट की रिवीजन सीरीज में शुरू कर रहा हूं। आपको चैप्टर वाइज रिवीजन्स मिलेंगी। आप लोगों ने बस ये सारी वीडियोस को अच्छे से मल्टीपल टाइम्स देखना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से मिलती मुझे बहुत सारी मोटिवेशन, मैं बार बार याद दिलाता रहूँगा। ओके, और साथ साथ में आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सीए फाइनल का हमने एक फ्री रिसोर्सेज का कोर्स बना दिया है, जहाँ पे आपको सीए फाइनल ऑडिट की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी असिस्टेंस मिलेगी हमारी तरफ से। उस कोर्स को एक्सेस करना ना भूले, कंप्लीटली फ्री है। आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में। उसको यूज़ कीजिए और मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए और सीए फाइनल में अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। ओके, एंड एक बात आपने ध्यान रखनी है कि सीए फाइनल ऑडिट की क्लासेस के लिए आप अपने जूनियर्स को और दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। edu91.org पे आएँ और हमसे वो सीए फाइनल ऑडिट पढ़ सकते हैं। अपने जूनियर्स को आप इंटरमीडिएट ऑडिटिंग के लिए भी रेफर कर सकते हैं। आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं सीए इंटर ऑडिट के या सीए इंटर के किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप लोगों के लिए सीए फाइनल ऑडिट पे फ्लैट 50% ऑफ रहेगा करंट प्राइजेस से, तो उसे भी अवेल करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आ जाइए, आज हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर 1 सीए फाइनल ऑडिट का। और सीए फाइनल ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 किससे डील करता है? ऑडिट क्वालिटी से डील करता है। बेसिकली सबसे पहले आपको बताता है कि SQC1, SA 220, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, कोड ऑफ एथिक्स, पीयर रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड और नफरा, दे टुगेदर फैसिलिटेट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। ओके, दे टुगेदर इंश्योर दैट क्वालिटी कंट्रोल इज देयर इन द फर्म। ओके, आ जाओ जी। SQC1 नाम से बिल्कुल डरना नहीं है। SQC1 क्या बोलता है? क्वालिटी कंट्रोल किन के लिए? उन फर्म्स के लिए जो क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ABCD। ABCD याद रखेंगे, मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं लिखा है, आपको हमेशा थोड़ा सा जोर डाल के याद करना है। A से ऑडिट हो गया हमारा, फिर हमारे पास आ गया रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देन आता है अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। डन डन। आई देन इसके बाद सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की अगर बात करता हूं, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के मेजरली 2 रीजनेबल एश्योरेंस आपको मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो भाई आपका फर्म और फर्म में कम काम करने वाले सारे लोग, यानी फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद PSRLR, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। ओके, अच्छा जी। दूसरा, दैट रिपोर्ट इज अप्रोप्रिएट एज पर दी सर्कमस्टांस। RAC, रिपोर्ट इशूड बाय द फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर आर अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांस। डन, यस सर। अच्छा जी, SQC के अंदर है क्या? वो पॉलिसीज हैं जिससे हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे। और SQC1 सारी फर्म्स को एप्लीकेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, मतलब कैसी फर्म बनी हुई है उससे मैटर नहीं करता है, SQC1 एप्लीकेबल रहेगा। एलिमेंट्स की जब हमने बात करी, हम लोग अपनी बुक्स के अंदर चले गए और रिवीजन में आपने ऐसे ही करना है। आपने अब बाद में, यानी कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओनली फॉलो द रिवीजन वीडियोस, दैट्स इट। वॉट एवर आई एम टीचिंग इन रिवीजन वीडियो, आपको वही पढ़ के अच्छे से जाना है, दैट्स इट। ओके, साथ में क्वेश्चंस आपने अलग से करने हैं, कॉन्सेप्ट के लिए आपने इनको ही फॉलो करना है। तो एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। हमारे पास बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स है इसको याद करने की, लेकिन सबसे सिंपल क्या है भैया? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, एथिक्स को फॉलो करने का है। हर काम को एक्सेप्ट कंटिन्यू करने से पहले सोच लो और साथ साथ में अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनाओ। उसके बाद हमारे पास 2 बातें और बच गई। कोई भी एंगेजमेंट मिले अच्छी तरह परफॉर्म करो और मॉनिटरिंग करते रहो। 6 है, 2 के 3 सेट बना लिए। अच्छा जी, आपकी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज डॉक्यूमेंटेड भी होनी चाहिए, कम्युनिकेटेड भी होनी चाहिए फर्म के पर्सनल को। अब जरा ध्यान से देखिए, ऐसे कम्युनिकेशन में क्या, मतलब कम्युनिकेशन में क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, इट शुड बी वेरी क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्या है। नंबर 2, ये भी बताना है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 3, ये भी बताना है कि भैया क्वालिटी जो है किसी एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल एंड कंप्लायंस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल। डन। साथ में फर्म को क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए अपने लोगों को कि अपना फीडबैक दें क्वालिटी कंट्रोल पे, एंड फीडबैक जो है इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए आपके क्वालिटी कंट्रोल का। ओके, एक बार फिर से बोल देता हूं एलिमेंट्स पे सारी बातें। तो कुल मिला के SQC1 बोलता है कितने एलिमेंट्स होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के? 6 एलिमेंट होते हैं। लीडरशिप, एथिक, एक्सेप्टेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मॉनिटरिंग, और एक और था कौन सा? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ओके, डन। अच्छा जी, इसके बाद हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं ये डॉक्यूमेंटेड और कम्युनिकेटेड होने चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। कम्युनिकेशन से हमारा क्या मतलब है? हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या है। दूसरी बात, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तीसरी बात, क्वालिटी किसी एक व्यक्ति की नहीं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबसे कंप्लायंस जो एक्सपेक्ट किया जाता है। फर्म को अपने लोगों को एनकरेज करना चाहिए, किसके लिए? फीडबैक के लिए, और फीडबैक को एक इंटीग्रल पार्ट की तरह लिया जाना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भूमिका कैसे बनाएंगे? पॉलिसी एंड प्रोसेस मस्ट बी डिजाइन टू क्रिएट इंटरनल कल्चर विच प्रमोट्स क्वालिटी एज एसेंशियल। यानी कि भाई आपका इंटरनल कल्चर कैसा हो जो क्वालिटी पे फोकस करता हो, सिंपल सी बात, राइट। अब इससे होगा क्या? हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे? आई होप ये तो आपने बाय हार्ट याद कर रहे हैं।
PSRLR, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, कंप्लाइंस एंड रिपोर्ट एप्रोप्रिएट एज पर द सर्कमस्टांसेस। लीजिए, देन यहां से मेन आंसर शुरू होता है। हमारी लीडरशिप को लेके पॉलिसी प्रोसीजर कैसी हो? ऐसी हो जो सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर को क्या करती हो? सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर को रिक्वायर करती हो टू एज्यूम द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म्स एसओक्यूसी। हमारी पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऐसी हो जो सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर को रिक्वायर करती हो टू एज्यूम द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फर्म्स एसओक्यूसी। दूसरी बात, सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर क्या असाइन कर सकते हैं ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की? हाँ, लेकिन उस पर्सन के पास एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, एबिलिटी और अथॉरिटी होनी चाहिए, बट अल्टीमेटली सीईओ और एमपी विल रिमेन रिस्पॉन्सिबल। इज दैट क्लियर? बोलिए। नाउ याद रखिए, फर्म की बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसी हो? फर्म की बिजनेस स्ट्रेटेजी में भी क्वालिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए। द क्वालिटी कंट्रोल कंसिडरेशन मस्ट ओवरराइड द अदर बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ द फर्म। यानी भाई, मॉनेटरी कंसिडरेशन से ऊपर है क्वालिटी कंट्रोल कंसिडरेशन। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन भी किया था हमने अभी इसका आईसीआई का। ओके, अब ये कैसे इंश्योर कराएं? कि भाई बिजनेस स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी सब्जेक्ट टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट की आपस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फर्म को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आपकी जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, कॉम्पनसेशन है, प्रमोशन पॉलिसीज हैं, दे मस्ट डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू द क्वालिटी। नंबर 3, सफिशिएंट रिसोर्सेज आर डेडिकेटेड फॉर डेवलपिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड सपोर्टिंग द क्वालिटी कंट्रोल। ओके जी, बहुत बढ़िया। देन एथिकल रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट्स बोला कि भाई पॉलिसी प्रोसीजर ऐसी बनाओ जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि फर्म और उसके पर्सनल कंप्लाई कर रहे हैं रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जो कहां पे लिखी है? कोड ऑफ एथिक्स में लिखी है। कोड कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करता है? 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करता है, जो हम प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ेंगे भी। ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन से? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। आइए, फंडामेंटल प्रिंसिपल मस्ट बी एम्फसाइज्ड बाय। अब कैसे हमारी पॉलिसी एंड प्रोसीजर के अंदर जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल पे फोकस लाया जाएगा, या कैसे एक फर्म के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल पे फोकस लाया जा सकता है? नंबर 1, एक्शन ऑफ द लीडरशिप। नंबर 2, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। नंबर 3, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग। एंड नंबर 4, अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद द नॉन कंप्लायंस। तो ये 4 बातें अगर आप लोगों की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर में होंगी, सो देयर मस्ट बी अ फोकस, इट विल क्रिएट एम्फेसिस ऑन व्हाट? फंडामेंटल प्रिंसिपल। एक्शन ऑफ द लीडरशिप क्लियरली लिखा होना चाहिए। एक्शन ऑफ लीडरशिप भाई हमेशा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए लिया जाए। अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल, मॉनिटरिंग दी कंप्लाइंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद नॉन कंप्लाइंस। आइए, देन इंडिपेंडेंस को लेकर स्पेसिफिक बात की गई है। याद रखिए, हम लोग लीडरशिप के बाद एथिकल रिक्वायरमेंट वाले एलिमेंट पे आ गए हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट में हम लोग इंडिपेंडेंस वाले रिक्वायरमेंट पे आ गए हैं। तो फर्म को एस्टैब्लिश करनी चाहिए पॉलिसी प्रोसेस जो प्रोवाइड करे रीजनेबल एश्योरेंस दैट फर्म और उसके पर्सनल इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट एंड द नेटवर्क फर्म्स आर कंप्लाइंग विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। ओके, हमारी इंडिपेंडेंस को लेके पॉलिसी प्रोसेस कैसी हो? ऐसी हो जो फर्म की हेल्प करें इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कम्युनिकेट करने में, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करने में, और एक्शन लेने में, जिससे हम थ्रेट्स को एलिमिनेट या रिड्यूस कर पाए एप्रोप्रिएटली लो लेवल्स पे। कम ऑन, हमारी फर्म की इंडिपेंडेंस को लेके पॉलिसी प्रोसेस कैसी हो? ऐसी हो जो हेल्प कर पाए फर्म को, दैट enables the firm to communicate the independence requirement to the firm and its personnel of the firm. Number 2, identify and evaluate the threat, and number 3, take appropriate action against the identified and evaluated threat to eliminate them or to reduce them to appropriately low levels. Done. आइए, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक, ब्रीचेस को लेके पॉलिसी एंड प्रोसीजर कैसी हो? ब्रीचेस बोले तो ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस को लेके पॉलिसी प्रोसीजर कैसी हो? तो लीजिए, फर्म को ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर बनानी है जिससे रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि फर्म को नोटिफाई कर दिया जाएगा ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस का, और फर्म एक्शन ले पाएगी टू रिजॉल्व सच सिचुएशंस। फिर से बोलता हूं, इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रीच को लेके कैसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर होनी चाहिए? इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रीच को लेके ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर हो कि फर्म को रीजनेबल एश्योरेंस मिले दैट इट विल बी कम्युनिकेटेड ऑफ ऑल द ब्रीचेस ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड इट विल बी एबल टू टेक एक्शन टू रिजॉल्व दैट सिचुएशन प्रॉम्प्टली। अच्छा जी, देन अब उसके अंदर की डिटेल के पॉलिसी प्रोसीजर में क्या क्या होना चाहिए? 3 कम्युनिकेशन याद आ रहे हैं? 3 कम्युनिकेशन टू द फर्म ऑफ ऑल द ब्रीचेस, कम्युनिकेशन बाय फर्म टू द एंगेजमेंट पार्टनर और अदर रिलेवेंट पर्सन, communication by engagement partner or other relevant person to the firm of the action taken so that firm can plan further course of action. आइए, 3 बातें जरा पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ब्रीच टू द फर्म बाय ऑल हु आर सब्जेक्ट टू इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। तो ब्रीच टू द फर्म, ठीक है जी, पहला कम्युनिकेशन क्या हुआ? कम्युनिकेशन ऑफ ब्रीचेस
टू द फर्म। दूसरा कम्युनिकेशन क्या हुआ, आइडेंटिफाइड ब्रीचेस टू द एंगेजमेंट पार्टनर और अदर रेलेवेंट पर्सनल। तीसरा कम्युनिकेशन क्या हुआ, कम्युनिकेशन टू फर्म बाय द एंगेजमेंट पार्टनर और अदर रेलेवेंट पर्सन कि हमने एक एक्शन क्या लिया है और आप आगे अपना एक्शन डिसाइड कर लीजिए। नाउ थोड़ा टेक्स्टी पार्ट क्या है, सबसे पहली बात एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन ले लीजिए इंडिपेंडेंस कंप्लायंस की हर रेलेवेंट फर्म पर्सनल से। एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लायंस, जो भी रेलेवेंट व्यक्ति है जिसके भी ऊपर भी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है उनसे आप ले लीजिए एनुअली एक कंफर्मेशन। नंबर टू क्राइटेरिया सेट कर लीजिए कि किस बेसिस पे आप लोग जो है वो सेफगार्ड लेंगे विद रिस्पेक्ट टू फैमिलियरिटी थ्रेट। ये पूरा का पूरा अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ एक थ्रेट के ऊपर आ जाएगा। कौन सी थ्रेट के ऊपर, कम ऑन, फैमिलियरिटी थ्रेट के ऊपर। ओके लीजिए, तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है द फर्म मस्ट टेक सेफगार्ड अगेंस्ट द फैमिलियरिटी थ्रेट एंड दैट सेफगार्ड्स मस्ट बी एस्टैब्लिश, दैट क्राइटेरिया मस्ट बी एस्टैब्लिश कि फैमिलियरिटी थ्रेट हम कब मानेंगे और हम उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन लेने वाले हैं। याद रखिए फैमिलियरिटी थ्रेट स्पेसिफिकली कौन सी कंपनीज के केस में बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है, लिस्टेड कंपनी के केस में। एंड वहां पे ये की पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, एंगेजमेंट पार्टनर शुड बी रोटेटेड एट अ प्री डिफाइंड इंटरवल विच शुड नॉट बी मोर देन 7 years। ओके लीजिए, अगर ऑडिट कोई सोल प्रैक्टिशनर कर रहा है तो मैंडेटरी पीयर रिव्यू प्रोसेस जो है वो क्वालिटी कंट्रोल और एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग इंश्योर करवा सकता है। दैट्स इट। ओके, फिर से चारों लाइनों को दोबारा बोल देता हूं। एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन ले लीजिए इंडिपेंडेंस कंप्लायंस की फ्रॉम ऑल द रेलेवेंट पर्सनल। देन आप लोग क्या करिए, क्राइटेरिया एस्टैब्लिश कर लीजिए कि कब कब सेफगार्ड की जरूरत होगी बिकॉज ऑफ फैमिलियरिटी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट स्पेशली इंपॉर्टेंट होती है इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, और ऐसे केसेस में आपका जो एंगेजमेंट पार्टनर है इट मस्ट बी रोटेटेड आफ्टर अ प्री डिफाइंड पीरियड विच शुड नॉट बी मोर देन 7 years। एंड इन केस ऑफ सोल प्रैक्टिशनर पीयर रिव्यू प्रोसेस जो है वो इंश्योर कराएगा क्वालिटी कंट्रोल एंड एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग। डन? यस सर, डन सर, ओके सर। क्वेश्चन आपने कौन सा करना है, आज मैंने आपको क्वेश्चंस के बारे में बहुत मोटिवेट किया। हमने आज अपने क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 1 जो है वो किया। प्लीज इसको अच्छे से एक बार आप लोग लिख के देख लीजिएगा, यही आपका आज का डेली राइटिंग प्रैक्टिस रहने वाला है। ओके, प्लीज रिमेंबर कि भाई सीए स्टूडेंट सीए फाइनल के ऑडिट में क्यों फेल होते हैं, मेनली इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चंस नहीं जानते कि क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे लिखने हैं। और वो क्यों नहीं जानते, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं पढ़ते। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उनके पास होती है, ज़्यादा मैच्योर होते हैं, ज़्यादा थॉट प्रोसेस उनका मैच्योर होता है, प्रैक्टिकल चीज़ें उन्हें पता होती है। स्टिल आईसीआई की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते क्योंकि वो आईसीआई के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स नहीं पढ़ के जाते। आपसे मेरी उम्मीद है, जैसे मैंने आपको एक एक लाइन अंडरलाइन करके पढ़ा रखा है, आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और कोशिश करिए कि डेली एक आंसर को लिख के देखते रहें। डन? चलिए जी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए जी, तो आज हम लोगों ने अपने SQC1 को आगे बढ़ाया और SQC1 के अंदर आज हमने कहां से शुरुआत करी थी। SQC1 के अंदर बच्चों आज हमने शुरू करी था यहां से, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो एक एलिमेंट हमारा एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस से डील करता है। यहां पे आपको बोला क्या जा रहा है कि फर्म को क्या बनानी है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, किसके लिए, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस के लिए, जिससे फर्म को क्या मिले, रीजनेबल एश्योरेंस दैट हम तभी हम एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस करेंगे जहां पे हमने 3 चीजें चेक कर ली होंगी। मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फर्म को क्या बनानी है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, किसको लेके, एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस को लेके, जिससे फर्म को क्या मिलेगी, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज को लेके, कि हम एक्सेप्ट और कॉन्टिन्यू तभी कर रहे हैं जब ये तीनों चीजें जो है वो चेक हो चुकी हैं। और तीनों चीजों में सबसे पहले क्या आता है, इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। दूसरे नंबर पे क्या आता है, कॉम्पिटेंस ऑफ द टीम। और कॉम्पिटेंस में क्या क्या आ गया, आपकी कैपेबिलिटी, आपके पास टाइम, आपके रिसोर्सेज। और तीसरा आता है योर कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। डन? ओके जी। इसके बाद अगर कोई इशू आइडेंटिफाई हुआ है और फर्म फिर भी डिसाइड कर रही है एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने के लिए, तो उसे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि वो इशू कैसे जो है वो रिजॉल्व हुआ था। फॉर एग्जांपल थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आई है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में कोई इशू था, लेकिन अब फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू डॉक्यूमेंट कि आपने उस इशू को कैसे रिजॉल्व किया था। टॉपिक 1 फिनिश। नाउ सीधा क्वेश्चन आता है आपके पास, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ भी चुका है, आ भी सकता है दोबारा से, तो याद रखिएगा। राव साहब याद है आपको, राव साहब, रेपुटेशन, एटीट्यूड, ऑपरेशन एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, आपके ऊपर लिमिटेशन लगा दी, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, और प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट का रीजन और नॉन अपॉइंटमेंट का रीजन भी आपको कंसिडर करना है प्रीवियस फर्म का। फिर से दोबारा से बोलते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर्स टू बी कंसिडर्ड विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस। सबसे पहले हमारे पास क्या था, राव, यानी कि रेपुटेशन,
एटीट्यूड, ऑपरेशन एंड बिजनेस प्रैक्टिस। फिर हमारे पास क्या आया, उन्होंने लिमिटेशन लगा दी, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, और रीजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ योर फर्म और नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन द इंटीग्रिटी। एक चीज इसके अंदर और थी, वो हमने कौन सी पढ़ी थी, फीस वाली बात याद है आप लोगों को? फीस वाली बात याद है आप लोगों को? कम ऑन, यस सर बिल्कुल याद है। कहां पे थी वो मैं आपको दिखा देता हूं, लीजिए, फीस फीस फीस, हाँ जी, फीस वाली बात भी आपने याद रखनी है कि आपके ऊपर कोई फीस तो आपको लो रखने के लिए जो है वो ज़्यादा एग्रेसिवली आपको फोर्स तो नहीं किया जा रहा कि फीस जो हम लोग लो रखेंगे आपकी, तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। चलिए जी, क्या हमारे इंटीग्रिटी वाले टॉपिक्स हो गए? यस, लेकिन इसमें एक छोटा सा टॉपिक और था कि नॉलेज रिगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट कैसे ग्रो करेगी विद द रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। ओके, अच्छा, देन उसके बाद अपनी कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, टाइम एंड रिसोर्सेज को हम लोग इवेल्युएट करते समय कौन से मैटर कंसिडर करेंगे? याद है हमें रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए थी। किस बात की रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए थी? कि हम एक्सेप्ट और कंटिन्यू तभी कर रहे हैं जब ये तीनों चीजें हमारी मैच हो जाएंगी। पहली चीज थी इंटीग्रिटी, हमने पढ़ ली। दूसरी चीज थी क्या हमारे पास? हमारी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम और रिसोर्सेज। तो अपनी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम और रिसोर्सेज को आप लोग कैसे चेक करने वाले हैं? सबसे पहले आप चेक करेंगे नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एंड सब्जेक्ट मैटर है कि नहीं, एक्सपीरियंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है या नहीं, और साथ में क्या एबिलिटी है हमारे पास टू लर्न दैट पर्टिकुलर स्किल विच इज रिक्वायर्ड। ओके, देन उसके बाद कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस हमारे लोगों की, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल फॉर EQCR समझ गए, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एंड एबिलिटी टू कंप्लीट द एंगेजमेंट विद इन द डेडलाइन। तो नॉलेज देखी, एक्सपीरियंस देखा, फिर सफिशिएंसी ऑफ पर्सनल देखा, फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी फॉर EQCR, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, एंड जाते जाते हमने देखा एबिलिटी टू कंप्लीट विद इन द डेडलाइंस। डन। ओके, कितने पार्ट से बांट सकते हो? मेरे हिसाब से 2 ये हो गया, और उसके बाद आप इन चारों को एक साथ ही रख लो, सफिशिएंसी ऑफ पर्सनल, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल फॉर EQCR, एंड एबिलिटी टू कंप्लीट विद इन द डेडलाइंस, विद द रिपोर्टिंग डेडलाइंस। चलिए जी, इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या देखा, ध्यान से सुनिए। आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई दैट वुड हैव कॉज्ड इट टू डिक्लाइन द एन एंगेजमेंट, अगर वो पहले से आपके पास अवेलेबल होती, यानी यू गॉट सर्टेन इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास पहले होती तो आप लोग उस एंगेजमेंट को क्या कर देते? डिक्लाइन कर देते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करनी है टू रिपोर्ट टू whom? Those who have appointed you, and in some cases to the regulatory authorities. आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई that would have caused you to decline the engagement had it been available earlier. Number 1, consider your professional or legal responsibility to report the matter to those who have appointed you and to the regulatory authorities. Okay. अच्छा जी, देन पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग भी आप लोग चेक करें फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप। आई होप दोनों के बीच में मतलब पता है। रिलेशनशिप मतलब बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे भाई किसी भी मुद्दे पे, एंगेजमेंट मतलब एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट की बात चल रही है। नाउ इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा। मैं रिवीजन वीडियो में भी साथ साथ बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आप लोग रिवीजन के टाइम पे इन पे ज्यादा फोकस रखें। अब आपसे बोला जा रहा है वो इश्यूज बताओ जो एड्रेस करने हैं बिफोर डिसाइडिंग टू विदड्रॉ। आपने विड्रॉ का मन बना लिया है, विड्रॉ का मन आपका कहां बना? यहां पे बना। यहां पे कब बना? जब आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आई जो आपके पास पहले होती तो आप उसे डिक्लाइन करते। आपका विड्रॉ का पॉसिबिलिटी जो है वो दिख रही है। आपने विड्रॉ से पहले क्या क्या काम करना है? नंबर 1, आपने डिस्कशन करना है किस चीज को लेके कि हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं, फर्म क्या एक्शन ले सकती है। फिर अगर आपने डिटरमाइन कर लिया कि मैं विड्रॉ करने जा रहा हूं, तो आपने क्या करना है उस केस में आपने देखना है कि भाई आप विड्रॉल, आप कम्युनिकेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट TCWG के साथ, विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट, विड्रॉल फ्रॉम बोथ एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप एंड द रीजंस फॉर विड्रॉल। फिर अपनी प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, क्या मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिमेन इन प्लेस और टू रिपोर्ट द विड्रॉल टुगेदर विद द रीजंस टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। राइट, मैं फिर से बोलता हूं, फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करेंगे टू रिमेन इन प्लेस और टू रिपोर्ट द विड्रॉल टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी अलॉन्ग विद द रीजंस, और इन सब की हम लोग क्या कर लेंगे? डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे। सिग्निफिकेंट इश्यूज क्या थे, कंसल्टेशन क्या हुई थी, कंक्लूजन क्या हुआ था, बेसिस फॉर कंक्लूजन क्या था। एक एलिमेंट फिर इसके बाद हमने बुक से कवर किया, वो था ह्यूमन रिसोर्स वाला, बहुत ही ज्यादा आसान था, उसके अंदर कोई भी ऐसी टेंशन नहीं थी। उसके अंदर हमने करना क्या था, एवरीवन we were required to establish policy and procedure to give reasonable assurance to get reasonable assurance that we have sufficient personnel with capability, competence and commitment to ethical requirements to conduct the engagement in such a manner. कौन सा manner? याद है वो 2 बातें, so that we can conduct the engagement in accordance with the PSRLR, that is professional standard, regulatory and legal requirements,
एंड रिपोर्ट एंड इशू द रिपोर्ट अप्रोप्रिएट एज पर द सर्कमस्टेंस। डन। अब इसके लिए आपके साथ एक तो ये होता है कि कौन सी पॉलिसी और प्रोसीजर जो आपको एड्रेस करनी है। बहुत सिंपल है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, कॉम्पनसेशन से रिलेटेड, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से रिलेटेड। यानी कि आप जब रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन तय कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, करियर डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बातें कर रहे हैं, कंसिडर दैट यू शुड हैव सफिशिएंट पर्सनल विद एप्रोप्रिएट स्किल, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी। अच्छा, इसमें एक छोटा सा टॉपिक बनता है, अभी तक नहीं पूछा गया है बट धप्पा बोल सकते हैं, आपके स्टडी मैट में कवर्ड है, इसलिए हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। पहली बात हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। तो फर्म ने क्या करना है, फर्म ने हर एंगेजमेंट के लिए एक एंगेजमेंट पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। ओके, और साथ साथ में उसके साथ उसी से रिलेटेड 3 काम और है। फर्म ने क्या करना है, एंगेजमेंट पार्टनर की आइडेंटिटी और रोल कम्युनिकेट करनी है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ऑफ द क्लाइंट को। फिर उसने एक काम और करना है, और वो क्या है कि एंगेजमेंट पार्टनर के पास एप्रोप्रिएट कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, टाइम, रिसोर्सेज होने चाहिए, और एंगेजमेंट पार्टनर का रोल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए और कम्युनिकेटेड होना चाहिए। किसको? कम ऑन, किसको? एवरीवन। किसको? एंगेजमेंट पार्टनर को। दैट्स इट। ओके, तो ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स वाला पॉइंट भी जो है यहाँ पे आके कवर हो जाता है। एक एलिमेंट हमने और कवर किया है इसके अंदर, और वो एलिमेंट क्या था? वो एलिमेंट था मॉनिटरिंग का। मॉनिटरिंग क्या इंश्योर करती है? मॉनिटरिंग इंश्योर करती है कि आपका जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है एसओक्यूसी के, वो एडिक्वेट है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है और कंप्लाइड इन प्रैक्टिस है। ओके, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में आप लोग क्या करते हैं? पहली बात तो आप लोग ऑन गोइंग कंसिडरेशन एंड इवैल्यूएशन करते रहते हैं फर्म के एसओक्यूसी का, यानी कि एसओक्यूसी सही से काम कर रहा है कि नहीं, मोटे मोटे तौर पे, और पीरियोडिक इंस्पेक्शन करते हैं फ्यू सिलेक्टेड कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स का। पीरियोडिक इंस्पेक्शन करते हैं फ्यू सिलेक्टेड, यानी हर किसी का नहीं कर रहे हैं, कुछ को सिलेक्ट किया है, और किनका जो कंप्लीट हो चुके हैं। याद रखिएगा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कब होता है? रिपोर्ट इशू होने से पहले। और मॉनिटरिंग में आप लोग क्या करते हैं कि आपके जो कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स है उनको उठाते हैं और चेक करते हैं कि भाई ये एंगेजमेंट सही हुए थे या नहीं हुए थे, इनमें क्या कमियां रह गई थी। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड इन मॉनिटरिंग द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द एंगेजमेंट विद इन अ फर्म। तो हमने इसको कैसे याद करा था? हमने बोला भाई पहले वाले 2 अलग कर दो और लास्ट वाले 3 अलग कर दो और इसको अकेला छोड़ दो। पहले वाले 2 क्या थे कि आपके पास डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिवली है या नहीं है। दूसरा था न्यू डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेट, यानी कि रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। आखिरी 3 हमारे पास क्या आए थे? कंप्लेंट्स। पहला था कंप्लेंट्स जो आती है नॉन कंप्लायंस की, उनसे कैसे डील किया जाता है। रेमेडियल एक्शन को लेकर पॉलिसी होनी चाहिए उन लोगों के अगेंस्ट जो लोग कंप्लाइन नहीं कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से। फिर एक्शन को लेके पॉलिसी होनी चाहिए कि जब डेफिशिएंसी दिखती है तो हम लोग एक्शन कैसे लेते हैं। जहां अगर हमें डेफिशिएंसी मिली है क्यूसीपीपी, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर में डेफिशिएंसी दिखी है तो हम लोग एक्शन कैसे लेंगे, और साथ साथ में अगर नॉन कंप्लायंस है एसओक्यूसी के साथ तो एक्शन जो है वो क्या लिया जाएगा। एक जो बेचारा रह जाता है वो क्या था? कंडक्टिंग मॉनिटरिंग कंडक्ट करने के लिए हमारी फर्म में एक पार्टनर या कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है टू कंडक्ट मॉनिटरिंग। दैट्स इट। ओके, याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हम लोग कर रहे हैं। कई जगहों पे शायद ये पढ़ाया ना जाता हो ये बोल के कि तो आएगा ही नहीं, लेकिन याद रखिए भाई सीए फाइनल का एग्जाम है, आप ऐसा नहीं कर सकते ये तो आएगा ही नहीं। ओके, रिवीजन वीडियो बना दी है पूरी क्लास की, 10 मिनट के अंदर अंदर आप लोग पूरी क्लास को रिवाइज कर सकते हैं। तो ऑफिस जाते समय, ऑफिस से आते समय इसको सुन लीजिए, काम आपका हो जाएगा। लीजिए, हमने क्या क्वेश्चंस करे थे? यस, हमने कौन कौन से क्वेश्चन करे आज? एक क्वेश्चन नंबर 12 करा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, हमने क्वेश्चन नंबर 13 करा, एक हमने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया था हमने, और एक क्वेश्चन हमने और करा था, क्वेश्चन नंबर था 8, ये भी कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया था। यस, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 और आपका क्वेश्चन नंबर 3, 8 और 13, ये तीनों जो हमने करे थे। प्लीज इनको आप लोग एक बार इनमें से कोई भी एक अच्छा सा क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस के तौर पे कर लीजिएगा। ओके, डन। चलिए अब कर लेते हैं आपसे थोड़ी बहुत बातें, आ जाओ। ओके गाइस, तो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एक और एलिमेंट। किसका एलिमेंट? एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एज पर एसए 220 एज पर एसक्यूसी 1। तो आज हम करेंगे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को रिवाइज। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या कहा जाता है कि भाई फर्म के पास पॉलिसी एंड प्रोसीजर होनी चाहिए जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि एंगेजमेंट परफॉर्म हो रहा है एज पर 1 and 2। 1 and 2 बोले तो PSRLR and RAC। अच्छा, there must be consistency in quality of what? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंड ये कैसे मेंटेन होती है? मैनुअल्स के थ्रू, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल हो चाहे आपकी नॉन इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल मैनुअल्स हो, उनके थ्रू जो है हम लोग ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए बनता है, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ, हाँ जी, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ
एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ऑब्जेक्टिव क्या था हमें पता है, बिल्कुल पता है। अब वो ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे होंगे, उसके लिए कौन कौन से मैटर्स कंसिडर करने हैं। भूल जाओ कुछ लिखा है, याद करो प्रैक्टिकल बात हमने क्या करी थी। हम लोग जो है वो एंगेजमेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों से एक एंगेजमेंट शुरू करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगी, कम ऑन टेल मी, ब्रीफिंग। ब्रीफिंग के बाद कंप्लाइंस विद एसेज, वो तो तभी हो सकता है जब सुपरविजन, टीचिंग और कोचिंग हो, कम ऑन ट्रेनिंग और कोचिंग हो। फिर आप लोग काम करके वापस आओगे, मैं क्या करूंगा, रिव्यू करूंगा। देन सबकी क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। एंड आखिरी में याद रखें आपके सारे प्रोसेस क्या होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए, करंट। आइए अब रीडिंग कर लेते हैं। सो पहले ब्रीफिंग, how ETs are briefed, this is very important, this will play a very important role in achieving the objective of engagement performance element of the system of quality control and complying with applicable standard जो है उनसे compliance, applicable standard जो उनसे compliance का एक process होना चाहिए। supervision training coaching का process होना चाहिए। review का आपका method जो है वो proper होना चाहिए, जिसमें आप लोग क्या क्या review करेंगे, work performed, significant judgment and the format of the report। हाँ जी, and the format of the report। अच्छा जी, then उसके बाद documentation, हर काम की appropriate documentation होनी चाहिए। आपके process and policy जो है वो कैसे होने चाहिए, updated होने चाहिए। engagement performance, दो टॉपिक डन। बेसिक्स ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर इंश्योरिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस आर अचीव्ड। थर्ड टॉपिक कंसल्टेशन, वेरी इजी। फर्म के पास पॉलिसी और प्रोसीजर हो टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट 4 टारगेट्स आर अचीव्ड। व्हाट आर द 4 टारगेट्स, डिफिकल्ट मैटर पे कंसल्टेशन होनी चाहिए, डिफिकल्ट मैटर पे कंसल्टेशन होनी चाहिए, कंसल्टेशन के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए, कंसल्टेशन का नेचर और स्कोप डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कंसल्टेशन के कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए, इंप्लीमेंटेड और डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्या बोलती पब्लिक, इजी। आइए, फर्म के पास पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस दैट डिफिकल्ट मैटर एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन टेक्स प्लेस ऑन डिफिकल्ट मैटर, रिसोर्सेज सफिशिएंट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन, डॉक्यूमेंटेड नेचर एंड स्कोप ऑफ कंसल्टेशन आर डॉक्यूमेंटेड एंड इंप्लीमेंटेड, कंक्लूजन्स आर डॉक्यूमेंटेड एंड इंप्लीमेंटेड। बोलो भारत माता की जय। थर्ड टॉपिक पे आते हैं, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। क्या क्या हो गया, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का बेसिक, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में मैटर टू बी कंसिडर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, फिर हो गया हमारे पास कंसल्टेशन। फोर्थ टॉपिक हो गया हमारा ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। पहली बात, इसमें हम लोग करते क्या है, जितनी भी जजमेंट्स ली हैं आपने ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, उनको रिव्यू किया जाता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर द्वारा बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। Judgment made in the engagement are reviewed by engagement quality control reviewer before the report is issued. Extent depend करता है Zerodha, याद आ रहा है Zerodha, HDFC Bank, complexity of the engagement and risk of inappropriate report. फिर engagement partner की responsibility reduce होती है क्या? Answer is no. याद रखें जो क्वेश्चन किया था उसमें CAP की responsibility reduce नहीं हुई थी, क्योंकि CAR अगर EQCR कर भी रहा है तो भी responsibility reduce नहीं होगी. It is mandatory for audit of financial statement of listed entity. Other engagement में you have to devise a criteria to determine cases for EQCR. Is that clear? बोलो हाँ के ना, क्या ये बात क्लियर है, जल्दी बोल दो। अदर एंगेजमेंट्स के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अदर एंगेजमेंट के केस में यू हैव टू डिवाइस अ क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द केसेस फॉर EQCR। लीजिए नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, करण अर्जुन क्वेश्चन, पंचतारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्या पूछेंगे, कंसिडरेशन इन केस ऑफ EQCR ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, यानी जब लिस्टेड एंटिटीज का EQCR आ रहा है तो आपने किन किन चीजों पे फोकस रखना है। सबसे पहला टॉपिक याद करके बताइए, इंडिपेंडेंस, फिर था सिग्निफिकेंट रिस्क, फिर था जजमेंट। 3 का एक सेट बना लिया था, इंडिपेंडेंस, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड आपकी जजमेंट। देन 2 का सेट था आपके पास, क्या था, कंसल्टेशन, करेक्टेड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स की हैंडलिंग कैसे हुई है। फिर 3 का सेट था बहुत आसान, कम्युनिकेशन विद TCWG नंबर 1, नंबर 2 वर्क पेपर, नंबर 3 था आपके पास एप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट। आइए डिटेल में पढ़ देते हैं। इंडिपेंडेंस, इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द फर्म। सबसे पहले हम लोग EQCR करते समय, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करते समय हम लोग चेक करेंगे भाई हमारी जो फर्म है वो इंडिपेंडेंट थी भी या नहीं थी। सिग्निफिकेंट रिस्क कैसे आइडेंटिफाई किए थे, उनको रिस्पॉन्स कैसे दिया था। एसएस कनेक्ट करा दूं, 300 प्लानिंग, 320 मटीरियलिटी, 315 रिस्क असेसमेंट, 330 रिस्पॉन्स टू दी असेस्ड रिस्क। 315 के अंदर हमें सिग्निफिकेंट रिस्क की डेफिनेशन दी गई है। सिग्निफिकेंट रिस्क इज द रिस्क दैट रिक्वायर्स स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन एंड व्हाइल डूइंग EQCR we specially focus how SR was identified, how responses were made for the SR, that is significant risk. Judgment, particularly these judgments have to be evaluated, that is the judgment with respect to materiality and significant risk. Consultation दोबारा नहीं पढ़ेंगे, जो कंसल्टेशन वाले टॉपिक में पढ़ा वही 4 पॉइंट याद है, लिख के आ सकते हैं। कम ऑन बोल दीजिए, डिफिकल्ट मैटर पे कंसल्टेशन होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज होने चाहिए, कंसल्टेशन का नेचर और स्कोप डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एंड कंसल्टेशन का
कंक्लूजन भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देन करेक्टेड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, तो EQCR करते समय हम देखेंगे इनकी इंपॉर्टेंस, हम देखेंगे इनकी हैंडलिंग। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड क्या है, ध्यान से देखिए। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, आपने देखना है TCWG को या अदर पार्टीज को जो मैटर कम्युनिकेट होने थे वो हुए या नहीं हुए। अदर पार्टी बोले तो रेगुलेटरी बॉडीज। वर्किंग पेपर शुड सपोर्ट द कंक्लूजन, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट एज पर द सर्कमस्टांस। बोलो भारत माता की जय। क्वेश्चन नंबर आपको मैंने होमवर्क में कौन सा दिया है जो हमने डिस्कस भी किया, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है क्वेश्चन बैंक से, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज करके जाइएगा, छोड़िएगा मत बिल्कुल भी। ओके चलिए जी, ऑल दी बेस्ट। आई होप गाइज आप लोग एंजॉय कर रहे हैं रिवीजन वीडियो को। कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए और रिवीजन वीडियो पूरी देखिए। और बहुत सारी रिवीजन वीडियोस और CA फाइनल के फ्री रिसोर्सेज हम लोगों ने आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं edu91.org पे। इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग फ्री रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। चलो अब जल्दी से कंटिन्यू रखो अपनी रिवीजन वीडियो को। हेलो 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 बच्चों, तो आज हम लोग SQC1 के एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को खत्म करने जा रहे हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे कहां से, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से। याद रखिए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर सूटेबल क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, पार्टनर और एम्प्लॉय होना चाहिए, बाहर से भी आ सकता है क्या, हाँ मेंबर ऑफ ICAI होना चाहिए, अनदर फर्म से भी आ सकता है। और थोड़ा सा अपनी नॉलेज में और एडिशन कर लेते हैं कि भाई क्या EQCRR टीम ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। EQCRR के पास एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। क्या बोलती पब्लिक? ओके यही तो रिवीजन वीडियो का फायदा है, क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट कर लो भाई। ओके और EQCRR का काम क्या होता है, ही शुड ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड द कंक्लूजंस जो एंगेजमेंट टीम्स ने बनाए हैं। कम ऑन, जो किसने बनाए हैं, एंगेजमेंट टीम ने बनाए हैं। ओके सो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ EQCRR इंपॉर्टेंट है, इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, EQCRR शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द एंगेजमेंट। कंसल्टेशन EQCRR से कर लो अगर अनअवॉइडेबल है, लेकिन याद रखें प्लीज टेक केयर एंड सेफगार्ड्स टू मेंटेन दी objectivity. If it is not possible to maintain the objectivity, appoint someone else as the consultant or the reviewer. Done? आइए, फर्म की पॉलिसी होनी चाहिए फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ EQCRR इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज। तो फर्म को एक और पॉलिसी बनानी है कि भाई अगर आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो रिप्लेसमेंट कैसे होगा EQCRR का। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एंगेजमेंट टीम और दोस्त कंसल्टेंट के बीच में अगर डिफरेंस आ जाए, एंगेजमेंट पार्टनर या EQCRR के बीच में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, तो याद रखिए रिपोर्ट हमेशा तभी इशू होगी जब वो डिफरेंस रिजॉल्व हो जाए। EQCRR की रिकमेंडेशन, कम ऑन, EQCRR की रिकमेंडेशन अगर एंगेजमेंट पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं करी या फिर मैटर को रिजॉल्व नहीं किया है अप टू द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द EQCRR, तो याद रखिए फर्स्ट यू हैव टू रिजॉल्व द मैटर एंड हाउ, बाय फॉलोइंग द फर्म्स प्रोसीजर फॉर द सेम। नाउ फर्म्स प्रोसीजर कैन बी कंसल्टेशन, किसके साथ, अनदर प्रैक्टिशनर, अनदर फर्म और प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी। डन? आइए, then engagement documentation, yet another important and ignored part of this SQC1। और याद रखें क्लास में हमने कितनी देर लगाई है SQC1 के अंदर, कमान कितनी देर लगाई है SQC1 के अंदर, आराम से हमने 2 से 2.5 घंटे लगाए हैं SQC1 को पढ़ने में, रिवाइज करने में। अब वो मेहनत हमारी 10 से 20 मिनट में कवर हो जानी चाहिए। आइए एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन पे चर्चा करते हैं बच्चों हम लोग। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, कम ऑन, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल्स। तो याद रखें सबसे पहला असेंबली को लेकर पॉलिसी प्रोसीजर बनाना है कि असेंबली जो है वो टाइमली बेसिस पे हो जानी चाहिए। ऑडिट एंगेजमेंट के केस में 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हो जानी चाहिए। अच्छा, असेंबली के लेके ही एक बात और, अगर 2 या 2 से ज्यादा रिपोर्ट दी आपने सेम सब्जेक्ट मैटर पे, तो आपने क्या करना है, टाइम लिमिट आपको कंसीडर करनी है एज इफ द रिपोर्ट वाज फॉर सेपरेट एंगेजमेंट्स। अच्छा जी, एग्जांपल क्लास में मैंने दे दिए थे। फर्म को और क्या पॉलिसी एस्टैब्लिश करनी चाहिए, फर्म को पॉलिसी एस्टैब्लिश करनी चाहिए, पॉलिसी एंड प्रोसीजर के डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन रहे, क्या मेंटेन रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिट्रीवेबिलिटी। ओके, फिर से कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिट्रीवेबिलिटी। फिर फर्म को और किस चीज के लिए पॉलिसी एंड प्रोसेस एस्टैब्लिश करना चाहिए, रिटेंशन के लिए पॉलिसी एंड प्रोसेस जो है एस्टैब्लिश करना चाहिए। और रिटेंशन के लिए इन जनरल आपको क्या बोला गया, एज पर द नीड्स ऑफ द फर्म और द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ रेगुलेशन एंड इन केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ द, कम ऑन, 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ग्रुप ऑडिट के केस में 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी किसकी है, फर्म की प्रॉपर्टी है। फर्म अपनी डिस्क्रिप्शन पे एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर सकती है क्लाइंट के साथ, बस यू हैव टू कीप इन माइंड दैट वैलिडिटी ऑफ द वर्क, कीवर्ड्स, वैलिडिटी ऑफ द वर्क शुड नॉट बी अंडरमाइन, इंडिपेंडेंस शुड नॉट बी अंडरमाइन इन केस ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। डन? आइए, देन
अगेन द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ SQC1 पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ EQCR। तो जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है, क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन कोई भी हमने जो उसकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर भी हमने कुछ बनानी है कि डॉक्यूमेंटेशन को लेके? यस। तो बहुत सिंपल है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ, EQCR प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, यानी जो रिव्यू है वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। EQCR की डॉक्यूमेंट्स क्या डेमोन्स्ट्रेट कर पाए? EQCR की डॉक्यूमेंट मस्ट बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट कि क्या प्रोसीजर्स जो थे फर्म के EQCR पॉलिसी वाले वो परफॉर्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं। प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड फॉर फर्म्स EQCR पॉलिसीज हैव बीन परफॉर्म्ड, यानी कि EQCR हुआ है। दूसरा, EQCR कंप्लीटेड बिफोर दी, कम ऑन, EQCR कंप्लीटेड बिफोर दी इशू ऑफ रिपोर्ट। तीसरा, रिव्यूअर के पास कोई भी ऐसा मैटर, अनरिजॉल्व मैटर नहीं है, रिव्यूअर के पास कोई भी ऐसा अनरिजॉल्व मैटर नहीं है विच वुड लीड देम टू बिलीव दैट एंगेजमेंट टीम की जजमेंट और कंक्लूजन जो है वो क्या है, एंगेजमेंट टीम की जजमेंट और कंक्लूजन जो है वो क्या है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दीजिए, इनएप्रोप्रिएट है। डन, लीजिए, हमारा SQC1 हो जाता है यहां पे आके समाप्त। ओके, तो SQC1 मुझे अभी कंफर्म मैंने किया स्टूडेंट से दोबारा से, तो 4 घंटे में हमने जो है वो कवर किया लगभग, राइट। तो आप देख लीजिए 4 घंटे का SQC1 आपको 30 से 40 मिनट के अंदर रिवाइज करना है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। क्वेश्चंस जैसे मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, एक एक चीज, एक एक आंसर को अंडरलाइन करते हुए आपने आगे बढ़ना है। ओके, डन। एक बच्चों आपसे और थॉट जानना चाहता हूं, कवरेज में थोड़ा सा टाइम मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन कवरेज कराने के साथ साथ याद भी करा रहा हूँ। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इसको ही कंटिन्यू रखें या हम लोग थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करें? जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे हम लोग करेंगे, जल्दी बताइए। इसी को कंटिन्यू रखें। चलिए, सैफ भाई बोले थोड़ा सा फास्ट। ओके, ज़्यादातर बोल रहे हैं कि यही सही है। चलिए जी, आइए अब आपसे चर्चा करते हैं, क्लास को ऑफ कर देते हैं और आपसे चर्चा कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एस्से नंबर 220 की। एस्से नंबर 220 बहुत ही आसान स्टैंडर्ड CA फाइनल लेवल पे, ज़्यादा फोकस SQC1 पे है, बट SQC1 के चक्कर में एस्से 220 छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं और कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट भी है। सबसे पहली बात, एस्से 220 में आपको पढ़ना है ऑडिट। पहले तो नाम बताओ, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। QC, बस QC याद रखो, बाकी तो आसान है। हम लोग कर क्या रहे हैं? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिनिश। अच्छा, दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर यहां पे क्या होगा? इंप्लीमेंट करना है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट कौन सा लेवल? एंगेजमेंट लेवल, दैट प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस विद रिस्पेक्ट टू, वही 2 बातें हैं, बस ऑडिट वर्ड ऐड कर दो। वेरी गुड, PS, RLR, RAC, सिर्फ ऑडिट वर्ड ऐड कर दो। क्या वर्ड ऐड कर दो? कम ऑन, ऑडिट वर्ड ऐड कर दो। तो ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, एंड ऑडिट रिपोर्ट इशूड इज एप्रोप्रिएट एज पर द सर्कमस्टेंस। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव हमें भूमिका बनाने में काम आएगा। ऑडिटर का काम है कि भैया क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर जो है वो लगाए एंगेजमेंट लेवल पे, जिससे रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि ऑडिट कंप्लाइज विद PS, RLR एंड ऑडिट रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। फिर एस्से 220 पूरा मॉडल्ड है ऑन द लाइंस ऑफ SQC1, जो एलिमेंट्स वहां पे है वही एलिमेंट्स यहां पे है। अच्छा, देन पहला एलिमेंट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हम इसको इग्नोर कर दें? कह रहे हमने SQC1 में तो पढ़ लिया है। नहीं, बिल्कुल भी इग्नोर मत करो भाई, पढ़ के जाना है, पढ़ के जाना है, राइट। अच्छा, सबसे पहले कीवर्ड क्या याद आना चाहिए? कम ऑन, क्या याद आना चाहिए? जल्दी बताइए। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे साथ क्या कीवर्ड याद आना चाहिए? ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो याद रखिए, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कम ऑन टेल मी। एंगेजमेंट पार्टनर की है क्वालिटी को लेके। सो एंगेजमेंट पार्टनर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल क्वालिटी फॉर ईच ऑडिट एंगेजमेंट असाइन टू हिम। कीवर्ड आएगा ओवरऑल क्वालिटी, और लिखेंगे कैसे? एंगेजमेंट पार्टनर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल क्वालिटी फॉर ईच ऑडिट असाइनमेंट एंगेज टू हिम। पहली चीज हो गई। नाउ सेकंड वर्ड बताओ, सेकंड कीवर्ड बताओ एवरीवन। सेकंड कीवर्ड याद करा था हमने, साथ याद करा था। नहीं राधिका, सेकंड कीवर्ड ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। कम ऑन गाइज, मैं नहीं बढ़ूंगा आगे जब तक तुम नहीं लिखोगे। वेरी गुड सूरज। एक्शन एंड कम्युनिकेशन। एंगेजमेंट पार्टनर का जो भी एक्शन और कम्युनिकेशन हो, इट मस्ट एम्फसाइज ऑन 2 फैक्टर्स। व्हाट आर दोस 2 फैक्टर्स? कम ऑन, व्हाट आर दोस 2 फैक्टर्स? मैं बोलता हूं, नहीं आप बोलो, मैं क्यों बोलूं, तुम बोलो। नंबर 1, फैक्टर्स रेलेवेंट फॉर क्वालिटी कंट्रोल। वेरी गुड। दूसरा क्या था? क्वालिटी इज एसेंशियल इन ऑडिटिंग। ओके, नाउ फैक्टर्स भी याद करा दो। कितने फैक्टर्स थे? 4 फैक्टर्स थे। कितने आसान फैक्टर्स थे? PS, RLR वाला फैक्टर था,
यानी कि भाई साहब आपको ऑडिट करते समय यू शुड कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। दूसरा, यू शुड कंप्लाई विद दी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ द फर्म। Report should be appropriate as per the circumstances and engagement team's ability to raise concerns without any fear। क्या बोलती पब्लिक? आ जाइए भाई, रिवीजन वीडियो में ऐसे बनाने की कोशिश करता हूं कि आप इसको इसी को यूज करें बस एग्जाम से पहले, और कहीं आपको जाना ना पड़े। इधर देखिए, सो ओवरऑल क्वालिटी, एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी फॉर ईच ऑडिट एंगेजमेंट असाइन। Action communicated with engagement team, engagement partner के action and communication with engagement team should emphasize on what? Importance of certain factors for audit quality. Quality is essential. फिर factors कौन कौन से हैं? Perform work that complies with PSRLR, professional standard, regulatory and legal requirements. Complies with firm's QCPP, quality control policy and procedure. Issuing reports that are appropriate as per the circumstance, RAC report appropriate as per the circumstance, and ET ability to raise concern without any fear of reprisal. Quality is essential in performing the audit engagement. ये हमने पहले ही पढ़ लिया था. Now let's talk about relevant ethical requirement. That is second element. मैं आप लोगों को बच्चों मोटिवेट करूंगा कि relevant ethical requirement में ना आप लोग ना पहले बेसिक यहाँ से पढ़ लो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बस ये हेडिंग यहां से पढ़ने के बाद ना आप यहां पे आ जाओ मेरे साथ और हम सीधा इसको ना क्वेश्चन से कवर कर लें। उस क्वेश्चन में मुझे लिखा हुआ ये ज़्यादा अच्छा लगा और तभी मैं चाह रहा हूं कि हम इसको इस क्वेश्चन से ही कवर कर लें कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एथिकल रिक्वायरमेंट्स को लेके। कहाँ था वो क्वेश्चन हमारा? यही था, हाँ ये था, इधर देखिए। तो इस क्वेश्चन से हम लोग कवर करने वाले हैं एसए 220 क्वालिटी कंट्रोल ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलता है? एंगेजमेंट पार्टनर को कंक्लूजन बनाना है ऑन कंप्लायंस विद व्हाट? इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू दी ऑडिट एंगेजमेंट। अब उसके लिए वो क्या क्या करने वाला है? एवरीवन, ही विल ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फर्म एंड वेयर एप्लीकेबल नेटवर्क फर्म टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। स्टेप 1, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम फर्म एंड नेटवर्क फर्म जो क्या करती हैं? थ्रेट क्रिएट करती हैं टू इंडिपेंडेंस। इज दैट क्लियर? ओके, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम फर्म, नेटवर्क फर्म, ताकि हम आइडेंटिफाई इवैल्यूएट कर पाए किनको? थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस को। अच्छा, सेकंड, इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस। जो ब्रीचेस आइडेंटिफाई हो गई हैं उन पे जो इंफॉर्मेशन है उनको इवैल्यूएट करूंगा टू डिटरमाइन वेदर दे क्रिएट अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस और नॉट। तो पहले मैंने इंफॉर्मेशन ली फर्म से, नेटवर्क फर्म से, और उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन से क्या किया? मैंने आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करने की कोशिश करी सर्कमस्टांस रिलेशनशिप को जिससे इंडिपेंडेंस को थ्रेट हो सकती है। दूसरी बात, मैंने ब्रीचेस देखी, जो आइडेंटिफाइड ब्रीचेस थी मैंने उनको देखा और मैंने देखा कि भाई क्या ये थ्रेट क्रिएट कर रही हैं। तीसरी बात, आई विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट और रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबली लो लेवल बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स। और अगर सही लगे तो आई विल विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर विड्रॉल इज परमिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। एंगेजमेंट पार्टनर को प्रॉम्प्टली रिपोर्ट कर देनी है अपनी इनएबिलिटी टू रिजॉल्व द मैटर फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। यानी कि अगर एंगेजमेंट पार्टनर रिजॉल्व नहीं कर पा रहा तो उसने फर्म को जो है वो इमीडिएटली रिपोर्ट जो है वो कर देना है। डन। तो आई विल सजेस्ट कि आप इस आंसर को यहां से प्रिपेयर करें, मुझे ज़्यादा सही लगा। ऐसा है कि भाई ये अगर एग्जाम में आ गया तो आपको ये वाली राइटिंग लिखनी पड़ेगी, मतलब ये कंटेंट लिखना पड़ेगा, तब मैंने रिवीजन वीडियो में इंक्लूड कर दिया। आइए, देन थर्ड हमारे पास एलिमेंट क्या था? एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान और आया भी हुआ है आपके एग्जाम में। एंगेजमेंट पार्टनर शुड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। What information? The information which will assist him in determining whether the decision of acceptance or continuance is appropriate or not. Now what is that information? कितनी बातें? 4 बातें। Integrity, competence, ethical requirement, significant matter. Integrity of the principal owners, key management and those charged with governance. Competence किसकी? Competence capability किसकी? Engagement team की competence capability to perform the audit engagement, and इसके लिए हम लोग capability, time, resources वगैरह जो है वो चेक करते हैं। Ethical requirement, whether the firm or the engagement team will be able to comply with the ethical requirement. Significant matters, हम लोग क्या देखेंगे? Significant matters which arise during the previous audit and implication for continuing relationship. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते एक बात और बोल दो, अगर एंगेजमेंट पार्टनर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है दैट वुड हैव कॉज्ड हिम टू डिक्लाइन द ऑडिट एंगेजमेंट, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है आफ्टर द एंगेजमेंट, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, दैट वुड हैव कॉज्ड हिम टू डिक्लाइन द ऑडिट एंगेजमेंट हैड दैट इंफॉर्मेशन बी अवेलेबल अर्लियर, then he should report, communicate promptly to the firm so that firm and EP can take necessary action. Okay, आखिरी पॉइंट, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम क्या बोलना है? ईपी को ये इंश्योर करना है कि उसकी जो एंगेजमेंट टीम है और जो एक्सपर्ट है उनके पास कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी हो टू परफॉर्म द एंगेजमेंट एज पर PSRLR एंड इशू
RAC, दैट इज रिपोर्ट एज पर सर्कमस्टांसेस। मॉनिटरिंग में कुछ है ही नहीं। मॉनिटरिंग में क्या बोला गया? रीजनेबल एश्योरेंस दैट पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ SOQC रेलेवेंट, एडुकेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। और दूसरी बात, जो एक एडिशनल बात हमने हमें पढ़ी थी, हमें क्या करना है? लेटेस्ट मॉनिटरिंग रिजल्ट, LMR, लेटेस्ट मॉनिटरिंग रिजल्ट को कंसिडर करना है ताकि हम लोग डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई कर पाए जिनका इंपैक्ट आता है किसके ऊपर? कमांड टेल में जल्दी बोल दीजिए, ऑडिट के ऊपर। ओके, अब क्या बचा है इस स्टैंडर्ड में? अब बचा है सिर्फ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, और एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के बाद इसी चैप्टर के सिर्फ 2 छोटे से टॉपिक बचे, पीयर रिव्यू और हल्का सा NFRA का इंट्रोडक्शन है आपके लिए, वो पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। ओके, क्वेश्चन साथ में हम लोग कर ही रहे हैं, बट फिर भी एक बार जब मैं चैप्टर फिनिश करा रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चंस का ओवरव्यू दे दूंगा। आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके से एक एक लाइन को अंडरलाइन करके उसकी पढ़ाई करेंगे, और जिनके पास समय है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेंगे। डन। और इसके बाद क्या होगा पता है आप लोगों को? आपका टेस्ट होगा। जितने बच्चे इस बैच में आ रहे हैं, मैं सबसे उम्मीद कर रहा हूं कि चैप्टर 1 का टेस्ट पूरा प्रॉपर राइटिंग में टेस्ट आप लोग देंगे, और वो इवेल्युएट करके हम आपको वापस देंगे, और वहां पे आप लोगों के लिए प्यार भरे कमेंट्स भी लिखे जाएंगे। डन। चलिए जी, ऑल द बेस्ट। आ जाओ आप। चलिए जी, तो आज की रिवीजन वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज हमने अपना ऐसे 220 जो है वो कंप्लीट किया है, और ऐसे 220 में आज हमारा मेजर फोकस था आपका एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पे, है ना। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पे हमने क्या क्या फोकस किया, आइए जरा उसको देख लेते हैं। ये रहा हमारा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। आइए देखना शुरू करते हैं। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में सारे टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला टॉपिक था डायरेक्शन सुपरविजन परफॉर्मेंस का। हम बोलेंगे कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्शन सुपरविजन और परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कैसा हो कि भाई हमारा ऑडिट एंगेजमेंट कंप्लाई कर रहा हो PSRLR से, और साथ में हमारी रिपोर्ट जो हो वो अप्रोप्रिएट हो सर्कमस्टांस के हिसाब से। देन बात करते हैं रिव्यू की। एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिव्यू कर ले इन अकॉर्डेंस विद द फर्म रिव्यू पॉलिसी एंड प्रोसीजर। एंगेजमेंट पार्टनर शुड बी सेटिस्फाइड दैट SAAE हैज बीन obtained टू सपोर्ट द कंक्लूजन एंड फॉर ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड। वेरी इजी, सिंपल था बहुत। देन कंसल्टेशन। अगेन एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीम कंसल्टेशन ले डिफिकल्ट मैटर्स पे, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले इंटरनली एक्सटर्नली, कंसल्टेशन के आउटकम एग्री होने चाहिए और कंसल्टेशन के कंक्लूजन एग्जीक्यूटेड होने चाहिए। क्विक रिवीजन। एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कंसल्टेशन ले डिफिकल्ट मैटर्स पे। एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी टीम कंसल्टेशन ले डिफिकल्ट मैटर्स पे। कंसल्टेशन इंटरनली भी हो सकती है, एक्सटर्नली भी हो सकती है। कंसल्टेशन के आउटकम एग्री होने चाहिए, कंसल्टेशन के कंक्लूजन एग्जीक्यूटेड होने चाहिए। डन। आइए, देन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। EQCR, व्हेन EQCR इज रिक्वायर्ड, हमें पता है जब लिस्टेड एंटिटी होती है या फिर फर्म की पॉलिसी में लिखा हो कि ऐसे एंगेजमेंट में आपने EQCR करना है। एंगेजमेंट पार्टनर शैल डिटरमाइन EQCRR अपॉइंटेड। एंगेजमेंट पार्टनर को सबसे पहले क्या काम करना है, देखना है कि भाई EQCRR अपॉइंटेड हो, और साथ साथ में सिग्निफिकेंट मैटर जो आए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट और EQCR उस पर डिस्कशन करना है। Okay, and he is not allowed to date the auditor's report until the completion of EQCR। इस बात को याद रखेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो EQCRR अपॉइंटेड हो, EQCRR के साथ सिग्निफिकेंट मैटर पे डिस्कशन हो, ऑडिट रिपोर्ट पे तब तक डेट नहीं डलेगी जब तक EQCRR कंप्लीट ना हो जाए। नाउ मैटर्स टू बी इवैल्यूएटेड बाय EQCRR, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप लोगों ने करना क्या होता है EQCR में, ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन करना होता है सिग्निफिकेंट जजमेंट्स का और कंक्लूजन्स का। इस इवैल्यूएशन को करते समय आपने 4 बातें जो है ध्यान में रखनी है। सिग्निफिकेंट मैटर्स आप डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये EQCRR को बताया जा रहा है कि आपने क्या क्या करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट जो है आप लोग अगेन डिस्कस करेंगे। सिलेक्टेड ऑडिट एंगेजमेंट रिलेटिंग टू जजमेंट्स एंड कंक्लूजन्स आप अगेन रिव्यू करेंगे, और जो कंक्लूजन्स हैं आपके फाइनली और ऑडिट रिपोर्ट जो आप इशू करने वाले हैं उनको इवैल्यूएट करेंगे। मैं फिर से बोल देता हूं, EQCRR ने ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करना होता है जजमेंट्स का और कंक्लूजन का। इस ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन को करते समय उसने 4 बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। एक तरीके से आप इसे स्टेप्स भी बोल सकते हैं कि भाई सिग्निफिकेंट मैटर पे डिस्कशन होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करना है, ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को आपने अगेन रिव्यू करना है। ओके, जो आपके जजमेंट से और कंक्लूजन से रिलेट करते हैं, और कंक्लूजन्स को फाइनली इवैल्यूएट करें कि कंक्लूजन सही है, प्रपोज्ड AR एप्रोप्रिएट है या नहीं है। आ जाओ, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हेन परफॉर्मिंग EQCR फॉर ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। EQCR करते समय आप क्या देखेंगे, ET सबसे पहले इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो रही है। कंसल्टेशन, आई होप अब आप लोगों को बार बार बोलने की जरूरत नहीं, कंसल्टेशन में मेजर 3-4 पॉइंट्स होते हैं वो आप लिखाएंगे। एंड फाइनली डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर हो। डॉक्यूमेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म्ड इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड सपोर्ट्स द कंक्लूजन रीच्ड। यानी कि आपका सिग्निफिकेंट जजमेंट जो है ना, उस जजमेंट का बेसिस पता चले डॉक्यूमेंटेशन से, और कंक्लूजन्स को सपोर्ट करे आपकी डॉक्यूमेंटेशन। ये चीजें इंश्योर कर लेगा आपका कौन, EQCRR।
देन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगेन सेम है एसक्यूसी 1 जैसा. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा अगर ईटी और दोस्त कंसल्टेड और ईपीसी और ईपी और ईक्यूसीआरआर के बीच में, तो फॉलो द फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग द डिफरेंस. डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही आसान है, 4 बातों की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. एथिकल कंप्लाइंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, इंडिपेंडेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन और कंसल्टेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन. इंडिपेंडेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस, कॉन्टिन्यूएंस एंड आपका कंसल्टेशन. चलिए देन बुक में अगर मैं जाता हूं तो बुक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट और भी दे रखा है, ये हमने एसक्यूसी 1 के साथ कवर कर लिया था. देन एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आईसीए नहीं पूछेगा बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, वो है डिफरेंस बिटवीन एसक्यूसी 1 SA 220. इसमें क्या क्या होता है, एंटायर फर्म पे एप्लीकेबल है, एमपीसीओ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं. ये ऑडिट एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल है, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये बोलता है कि एसओक्यूसी बनाओ, एसओक्यूसी बनाओ. ये बोलता है भैया, अच्छा नहीं सॉरी, ये एप्लीकेबल है कहां पे, ये वाला डिफरेंस यहां पे नहीं है. ये एप्लीकेबल है कहां पे, हर तरह के एंगेजमेंट पे. ये है ऑडिट एंगेजमेंट पे. ये बोलता है कि एसओक्यूसी बना दो, और ये डील करता है कि एंगेजमेंट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होने वाली है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करने को लेके. फिर बोलता हूं ये एसओक्यूसी बनाने को बोलता है. ये बोलता है कि भैया एंगेजमेंट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है क्यूसीपी को लेके फॉर अ पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट. देन ये PSRLR बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि भाई आपका एसक्यूसी क्या बोलता है कि आपके जो आपका जो एंगेजमेंट हो वो हो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड रिपोर्ट्स मस्ट बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस. फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा SA 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट फर्म इज सब्जेक्ट टू एसक्यूसी 1. यानी SA 220 से मान के चलता है कि फर्म में एसक्यूसी 1 है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स जो है वो डेवलप किए गए हैं. SQC 1 is essential for applicability of SA 220. Is that clear? Done? आइए. Now mechanism for quality control, ये इसमें से peer review वाला आपने पढ़ना है. QRB मैंने आपको बता दिया है, QRB सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, राइट. इसके अंदर CG नॉमिनेटेड मेंबर्स और काउंसिल मेंबर्स होते हैं. रिकमेंडेशन रिव्यू गाइड, recommendation to the council on the quality of service provided by the members of the institute, review of the quality of service provided by the members of the institute, and finally guide the members of the institute to improve the quality of service and adherence to PSRLR. 3 काम है इसके. ओके, ऑडिट्स कैसे पिक किए जाते हैं, ऑडिट्स पिक किए जाते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच के बेसिस पे. ऑडिट कौन करता है, QRB का ऑडिट कौन करता है, चेकिंग कौन करता है, वो करते हैं टेक्निकल रिव्यूअर्स. ओके लीजिए, NFRA 132 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के चलते जो है इसको बनाया गया. क्या काम है, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. जहां भी जो भी प्रोफेशनल इन्वॉल्व होगा किससे, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके काम की क्वालिटी को चेक किया जा सकता है NFRA के द्वारा. फिर से बोलता हूं, whatever profession is involved in ensuring the compliance with AS, that is accounting standard, or SA, that is standards on auditing, NFRA can check the quality of such professionals, quality of services of such professional. Okay, लीजिए. Then इनके पास पावर भी है, undertake the investigation under section 132 subsection 4. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए कौन कौन सी कंपनी पे NFRA जो है वो चेकिंग कर सकता है. लिस्टेड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड रूल 3 कंपनीज. याद रखने वाली बात यह है कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड और NFRA में कोई भी किसी तरह का ओवरलैप इन्होंने नहीं रखा है. क्लियर कर दिया है कि NFRA के जुरिस्डिक्शन में जो चीजें आती हैं उस पे NFRA काम करेगा, उसके अलावा सब पे QRB काम कर सकता है, या फिर अगर NFRA रेफर कर दे QRB को कुछ कंपनीज तो QRB उस पे भी काम कर सकता है. डन लीजिए. इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमने केस स्टडी सॉल्व करी थी, बहुत ही आसान थी, और आप क्वेश्चंस देखेंगे अगर इस बुक के हमने अपने क्वेश्चन बैंक में कवर कर रखे हैं. मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए. आपका चैप्टर 1 हो जाएगा अच्छे से इन डिटेल कंप्लीट. May 24 का क्वेश्चन हमने देख लिया था. आने वाले जो अटेम्प्ट्स होंगे उनके भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ करता जाऊंगा. RTP MTP के भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा दूंगा. सब कुछ अच्छा होगा, मेहनत करोगे तो. अगर आप ऊपर से पढ़ के जाओगे, जल्दी में पढ़ने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. #respect the subject याद रखें. आपने मुझे बताया कि आप लोग अकाउंट्स को 200 घंटे कोचिंग में, 200 तो मिनिमम बता रहा हूं, कई लोग 300-400 घंटे की क्लासेस लेते हैं और 300-400 घंटे ऊपर से पढ़ते हैं. ऑडिट में आप लोगों को मेरे साथ 100 से 150 घंटे मान के चलो बैठना और 150 घंटे ऊपर से आपने पढ़ना है. डन. अब इस चैप्टर का टेस्ट कैसे होगा वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर दूंगा थ्रू टेलीग्राम. आई होप टेलीग्राम पे आप लोग जुड़े हुए हैं. आपके कोर्सेज के अंदर भी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी. जब तक CA सर्कल नहीं चल रहा है तब तक हम लोग टेलीग्राम के थ्रू और Edu91 ऐप के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेशन रखेंगे. ओके चलिए जी, ये हो गई इस पार्ट की भी रिवीजन कंप्लीट.